दोस्तों तक मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। कितना सच है इस वाक्य में और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में। इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग मान्यता जब इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ जो सत्ता में होते हैं, जहाँ जो पावर में होते हैं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किस तरह दोहरा मापदंड अपनाते हैं, इस पर थोड़ी सी बात करना ज़रूरी है। तो वो भी बात कर लेते हैं। जिस तरह आज तमाम दुनिया भर में आप देख रहे हैं कि आलम इस्लाम में लोगों में भारी गुस्सा है, एहतजाज हो रहे हैं। उधर पूरी तरह फ्रांस के अपने जो बुद्धिजीवी हैं, वो सीनेटर्स और खुद फ्रांस की सरकार किस तरह का रद्द-ए-अमल अपना रही है, इस पर भी बात करेंगे। और क्या नुकसानात इसके मुस्तकबिल में होने वाले हैं, या फिर किस तरह के अभी नए कानून बन सकते हैं जो कि एक तरह से वो एक तरफाई होंगे और तब फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई बात नहीं होगी। जिस तरह के बयानात आए हैं उनमें कंट्रोवर्सी क्या है, उनमें बेसिकली इसको देखेंगे कि एक तरफ वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो कार्टून बनाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, बल्कि ऐसा कर भी चुके हैं। दूसरी तरफ वो एक हिस्से की फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं। उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए और जब दूसरा सवाल उठाता है तो उसको कैसे वो काउंटर किया जाता है, दबाया जाता है। जहाँ जहाँ पर जिसकी हुकूमत होती है, सत्ता होती है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी की होती है और बाकी दूसरे पक्ष की नहीं होती। ये सिर्फ एक किताबी जुमला है। हालांकि आप अभी जो इस मसले पर यूएन की तरफ से बयान आ चुका है पूरी तरह, जिसमें साफ तौर पर यह वाज़ेह कर दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी दूसरे के मज़हब पर की तौहीन नहीं कर सकते, उसकी जो है उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। ये यूएन की तरफ से भी स्टेटमेंट फ्रांस को लेकर आया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी किसी दूसरे धर्म के का मजाक नहीं उड़ा सकते। इसकी इजाज़त नहीं देता है कानून, ये कानून जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो डेफिनेशन है, आज देखिए कुछ लोग हैं जो जिन्हें कहा जा सकता है कि अगर हम हिंदुस्तान में ले लेते हैं कि मुस्लिम तबका बिल्कुल एहतजाज कर रहा है, मुखालफत कर रहा है, जिस तरह कार्टून की बात की गई है या फिर कार्टूनिस्टों का समर्थन किया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर। एक तरफ ये यहाँ पर मुस्लिम एहतजाज कर रहे हैं उसके खिलाफ, दूसरी तरफ बहुत सारा तबका सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न पर और दूसरी जगह पर समर्थन कर रहा है मैक्रोन के रुख का, फ्रांस के रुख का, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। ये वही लोग हैं, इनका इतिहास उठाकर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब फ़िदा हुसैन ने एक कोई कार्टून बनाया था, जिसमें मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करता हूँ बल्कि उसकी निंदा करता हूँ, जो अगर फ़िदा हुसैन ने हिंदू सनातन धर्म की किसी देवी देवता का मजाक उड़ाया हो तो उसके बिल्कुल समर्थन नहीं किया जा सकता, और ना ही हिंदुस्तान में कभी किसी ने उसका समर्थन किया। हालांकि उसकी मौत भी विदेश में हुई, उसको भारत में दफनाने की इजाज़त भी नहीं दी गई। ये आधा फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हम कर रहे हैं। एक ही तरफ जो है, जब ये आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, थोड़ा नज़र डालिएगा इस तमाम मसले पर कि उस तरह किस तरीके से फ़िदा हुसैन को देश छोड़कर जाना पड़ा और फिर उसको उसकी मैयत को भी भारत में आने की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये आधा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि अगर तुम्हारे हितों को सूट करता है, तुम्हारे जो तुमको लगता है कि ये मेरे हित में तो है, यानी आधा सच, मेरे हिस्से का सच, वो मेरे हिस्से का सच तो सच है, दूसरे के हिस्से का सच झूठ है या उसको छुपा देना चाहिए। ये जो सूरत हाल दुनिया की एक अजीब व गरीब है, ये एक मसला चल रहा है। इस पर थोड़ा सा संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है उन लोगों के लिए भी। जब मैक्रोन ने कहा कि मैं समर्थन करता हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई कुछ भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकता है, यानी कि दूसरे के धर्म का मजाक भी उड़ा सकता है, बेहुरमती कर सकता है। और जब रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से बयान आया कि दिमाग के इलाज की ज़रूरत है, तो वो इतना बुरा लगा कि तमाम अपना सफ़ीर वापस बुला लिया, अपने बड़ा आग बगुला हो गए मैक्रोन। ये देखिए, यानी कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कहूँगा, मैं ताकत में हूँ, मैं सत्ता में हूँ और दूसरे को बोलने की इजाज़त नहीं है। इसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेस किया जा रहा है तमाम दुनिया में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको जो है वो इस तरह का सिर्फ फ्रांस में क्रिश्चियन
के देश में या किसी हिंदू देश में इस तरह के मामले पाए जाते हैं। मुस्लिम देशों में भी बिल्कुल सेम स्थिति है कि अगर आप चाहेंगे कि आप किसी मुस्लिम कंट्री में अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से कुछ कहेंगे तो आपका विरोध वहाँ भी इसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह फ्रांस में जो है वो किया जा रहा है। असल में ये एक मसला था जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के ड्रामे के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये कुछ ऐसी जो है साइट है, ऐसे कुछ मतलब इनको एक खिलौना बनाया गया है जिनसे खेला जाता है। ह्यूमन राइट भी इसी के हिस्से में आता है, जो ह्यूमन राइट के नाम पर जो चाहे वो कर लेते हैं और जहाँ चाहे सेनाएं उतार लेते हैं और जिस चाहे दुनिया की सरकार को दबा लिया जाता है। ये टूल हैं, ये सब के सब टूल हैं। इनकी सच्चाई कुछ भी नहीं है, हकीकत कुछ भी नहीं है। किसी देश में भी कोई हकीकत नहीं है। दरअसल हर किसी के अपने सेंटिमेंट हैं, हर किसी की अपनी ज़रूरत है, हर कोई अपने तरीके, अपने मज़हब के तरीके से या अपनी नास्तिकता के तरीके से ही दुनिया को देखता है और तोलता है, और वो ये चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ बस दुनिया वैसा ही सोचे और उसको बाकी के सोचने की इजाज़त नहीं है। अगर वो ऐसा सोचता है तो उसकी सोच पर पाबंदी बहाने से किसी न किसी लगाई जा सकती है। ये एक सरे पर्दा खेल है। अब हम पशे पर्दा आ जाते हैं। दरअसल ये बात सबको पता है कि आप अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेंगे तो उसका रिएक्शन तमाम दुनिया के मुसलमानों में होगा ही, उसे रोका नहीं जा सकता। ये एक गेम जो मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि इस गेम के ज़रिए आप ये देखा जा रहा है कि भाई तमाम दुनिया के मुसलमानों को, चाहे वो एक छत के नीचे हैं या नहीं हैं, फिर भी वो अलग अलग हैं, अलग अलग खेमों में बटे हैं, मगर चूँकि सब इस्लाम को मानने वाले हैं और चाहते हुए न चाहते हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल पर सबको एक मत होना पड़ेगा, चाहे वो किसी फ़िरके का हो, चाहे किसी भी मसलक का हो। ये बात ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान जानते हैं, तमाम दुनिया इस बात को जानती है। ये सोची समझी प्लान के तहत जिस तरीके से इस गेम को प्ले किया जा रहा है उसको मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की आवाज़ें, बल्कि सीनेटर्स ने जिस तरह आवाज़ें उठाई हैं, फ्रांस में भी जिस तरह के वहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तरफ से जो उनको सुझाव दिए जा रहे हैं और बातें कही जा रही हैं, वो क्या है? वो ये है कि देखिए, हमें यूरोप में सोचना पड़ेगा कि हमने जिस तरीके से अंधाधुंध लोगों को नागरिकताएं दी हैं, नागरिकता देने के बाद जहाँ पर जो बेसिकली माइग्रेंट यानी कि जो शरणार्थी हैं जिस तरीके से यहाँ पर आए हैं, इन सब को हमें इतनी आसानी से मतलब नहीं छोड़ा जा सकता और इस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो असल मुद्दा ये है कि ये जो माइग्रेंट वहाँ पहुँचे हैं और जो वहाँ के कानून थे कि ह्यूमन ग्राउंड पर आपको कम से कम नागरिकता देनी पड़ेगी, अब उस पर विचार करने के लिए या उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के पीछे दो मानसिकताएं हो सकती हैं। एक तो ये कि यहाँ पर जो है इराक और सीरिया, यमन, फ़लस्तीन, इन तमाम इलाकों से लोगों ने माइग्रेट किया है यूरोप में। हालांकि कई अफ्रीकन देशों से भी माइग्रेट करके लोग या यूरोपियन यूनियन में जाकर नागरिकता हासिल करते हैं और काम करते हैं। अब ये लगातार चल रहा था, अचानक इस पर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि कोई ना कोई एक ऐसे कानून बनाए जाएं, ऐसी सूरत हाल बनाई जाए जो इनको रोका जा सके और जो लोग आ गए हैं उन पे किसी तरह की नकेल डाली जा सके। मगर एक बात दोस्तों, हम इस पर बात कर लेते हैं। तो आज जब ये चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, इन देशों में लोगों की जो है माइग्रेंट बढ़ रहे हैं और इनके लिए इनको चिंता हो गई है, ये क्यों बढ़ रहे हैं? दरअसल क्या वजूहात है कि यहाँ अचानक बहुत मुसलमानों की आबादी बढ़ी और माइग्रेंट जो है काफ़ी इन देशों में, यूरोपियन देशों में पहुँचे? क्या वजह थी? ये लोग वही अपने हिस्से का सच बोलते हैं, दूसरे के हिस्से का सच रोक लेते हैं। दरअसल जब आपने यहाँ फ़लस्तीन को तबाह और बर्बाद किया और पूरी छूट दी इजराइल को कि वो उसको तबाह और बर्बाद करे, उनके बस्तियों पर कब्ज़ा करे, यहाँ से लोग निकलते गए और दुनिया भर में इधर उधर जाकर अपनी माइग्रेशन करते गए, उनकी मजबूरी थी चूँकि यहाँ उनको रहने नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद आपने बात यहीं ख़त्म हो जाती तो और बात थी, पर आपने इराक को डिस्ट्रॉय किया, बमबारी जितना मर्जी आए, आपने पूरे यूरोपियन यूनियन ने मिलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा यहाँ पर बमबारियाँ की, यहाँ से लोग निकले
इन्हीं देशों में पहुंचे। दूसरी बात, फिर अब आप सीरिया में आ जाते हैं। आप ये संगठन, इस्लामिक संगठन, रेडिकल इस्लाम के बहानेबाजियां बंद करिए, सच्चाई बोल लीजिए थोड़ी सी, जो क्योंकि आप ही के देशों से वो लोग आए थे, आप ही के देशों में वापस लौट गए। ये यहाँ पर एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप लोग या ये यूरोपियन लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि यहाँ यही यूरोपियन लोग मिलजुल कर सीरिया में बमबारी की, नस्तो नाबूद कर दिया, इतिहास मिटा दिया, लोगों के घर बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए, कारोबार ख़त्म कर दिए, कहाँ जाएंगे ये लोग बाग? ये यकीनी तौर पर तुम्ही देशों के, तो यूरोपियन देशों में ही इन्होंने जाकर शरण ली, और शरण लेने के बाद ये जो है वहाँ रह रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में ये नहीं बताएंगे कि हमने इन माइग्रेंट के घर तोड़े हैं, इनके कारोबार छीने हैं, इनके देशों को बर्बाद किया है। ये सच कभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ अपने हिस्से का सच बोलेंगे कि हमारे देशों में माइग्रेट करके लोग आ रहे हैं, यहाँ आबादी बढ़ रही है, अब इनके लिए नए कानून बनाने चाहिए। या तो ये जो अभी फ्रांस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो भी संगठन हैं, इस्लामिक संगठन हैं, उनको सेकुलरिज्म का, यानी सब जो एक जो लॉ है सीधे सीधे उसको मानना पड़ेगा और कोई फ्रीडम नहीं होगी, इस एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ेगा तो संगठन चलेगा, नहीं तो संगठनों को बंद कर दिया जाएगा। फ्रांस में इस तरह की जो उकसावे की कार्रवाई है, इस्लाम दुश्मनी आज नहीं है, बाकायदा हर साल, हर दूसरे साल कोई ना कोई मुद्दा उठाकर ये एंटी इस्लाम, एंटी मुस्लिम, उनकी मजहब को बदलने की कोशिशें जो हैं वो की जाती रही है, पाबंदियां लगाई जाती रही है। और ये कह रहे हैं आज कि हमारा अपना कल्चर खतरे में है, तो हमें अपने कल्चर को बचाने के लिए हमें यहाँ एक सख्त कानून बनाना पड़ेगा और सबको एक ही सांचे में ढालना पड़ेगा। दरअसल खेल कुछ होता है, हमें कुछ दिखाई देता है कि सिर्फ कार्टून छापा गया है और सिर्फ कहीं पर कोई आतंकवादी हमला हुआ है और सिर्फ एक बयान आया है, ऐसा नहीं होता। इनके पीछे बहुत प्लान करते हैं ये लोग, बहुत, जिस तरह ये कार्टून बनाते हैं, जिस तरह ये एक बयान जारी करते हैं, या जिस तरह एक आतंकवादी हमला होता है, इन सब के पीछे बहुत बड़ा प्लान शामिल होता है। ये सब जानते हैं इनकी एजेंसीज। देखिए, आप सुनते होंगे कि दुनिया भर की एजेंसीज जो हैं वो यूरोप और अमेरिका में मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया के सर्वे करके बताते हैं आप लोग क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं, रात को आप क्या पसंद करते हैं, दिन में आप क्या पसंद करते हैं। अगर आपकी सोच को एक एक तिल तिल करके वो लोग जानते हैं, और जानने के बाद ही कोई एक्ट एजेंसी से फीडबैक लेने के बाद कोई अमल में लाया जाता है। अलबत्ता हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिकली एशियन लोग हैं, ख़ासतौर से एशियन भी नहीं कहूँगा, कम से कम बर्रे सगीर में हम कहते हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इस तरह के जो देश हैं, ये इस सोच में बहुत पीछे हैं, बहुत कुछ प्लान करके नहीं करते, जज्बाती किस्म के लोग हैं और बहुत स्ट्रेट अवे जो है रिएक्शन पे भी आ जाते हैं, बात पर भी निकल आते हैं और बहुत सारी चूक और गलतियां भी करते हैं। यही वजह रही है कि हम दुनिया में उतने आगे नहीं बढ़ पाए जितनी कि तमाम यूरोपियन कंट्रियां बढ़ गई। इनका इतिहास बढ़ने का कोई बहुत लंबा नहीं है। अगर हम 200-250 साल पहले की स्थिति या 300 साल पहले की स्थिति देखते हैं तो ये यूरोपियन लोग जंगली हुआ करते थे। भारत जैसे इलाकों में या फिर जो गल्फ के, खास तौर से अगर हम तुर्की की बात करें, शाम की बात करें, उर्दन की बात करें, ये इलाके बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करते थे। यूरोपियन लोग इनके बहुत पीछे हुआ करते थे, मगर चलिए उन्होंने मेहनत की, वो आगे बढ़े और लड़ाइयाँ वार तो अपनी जगह पर जो है वो चलती रहती हैं। अब दौर जो है वो ये आ रहा है कि आप समझ रहे हैं, हालांकि देखिए मैं यहाँ एक बात और वाज़ेह कर दूं कि मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से तुर्की के आगे आने को लेकर, आगे बढ़ने को लेकर चिंताएं लोगों में पाई जा रही हैं, मुस्लिम जगत में भी है, तमाम दुनिया में इस तरह की चिंताएं पाई जा रही हैं, तो यूरोपियन यूनियन भी एक तरह से बिखरते हुए जो दिखाई दे रहा था कि भाई अब चूंकि क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, जिसमें आपने देखा होगा कि लगभग सभी क्रिश्चियन देश जो हैं वो फ्रांस के साथ खड़े हुए कतार में दिखाई दे रहे हैं। अलबत्ता भारत से ही बहुत से देश हैं जो फ्रांस के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे देश भी हैं जो फ्रांस की मुखालफत तो कर रहे हैं मगर उसमें कोई ज़्यादा सच्चाई नहीं है, जैसे कि अरब के कई देश ऐसे हैं, मजबूरन उनको भी ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर इकट्ठा होना पड़ रहा है, मगर वो ऐसा चाहते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता है। उसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। एक यहाँ ये बात आपको बताना ज़्यादा ज़रूरी है फ़िलहाल कि देखिए
यूरोपियन यूनियन एक हो रहा है, मगर इसमें जस्टिन ट्रूडो ने जो है एक बात कह दी है कि भाई मैं कम से कम इस तरह के सख्त नीतियों के साथ नहीं हूँ, सभी धर्मों को बराबर इक्वल फ्रीडम है। यानी कि वो फ्रांस की सिर्फ एक तरफा फ्रीडम की बात नहीं कर रहा है, सभी धर्मों को जो फ्रीडम है वो फ्रीडम है। इस तरह मतलब थोड़ा सा कनाडा जो है लीग से हटते हुए नजर आया है। बाकी सभी देश, चाहे वो जर्मनी जो इटली के साथ ये जाना चाहता है, तुर्की के साथ, इटली जाना चाहता है तुर्की के साथ, ये और कुछ ईरान के साथ अलग से संबंध बना रहे थे। तो ये पूरा बिखराव जो है वो एक मतलब घटना हुई, उस घटना के बाद पूरा का पूरा जो है यूरोप एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया। ये एक मसला था। अब हम थोड़ा सा जो है मतलब ये मैंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो सिर्फ अपने हिस्से का इंसान बात करता है, दूसरे के हिस्से की परवाह नहीं करता है। ये एक झूठ है, फ्रेब है। इसमें लोकतंत्र जैसी चीज़ें और आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट, ये सिर्फ इस्तेमाल के टूल हैं जिनको बाकायदा दुनिया में बुद्धिजीवियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम अब थोड़ा सा गल्फ की तरफ आते हैं। जिस तरह से मोहम्मद बिन सलमान को लेकर ये कहा जा रहा है कि उनके कई लोगों के बयान आए हैं, नाम लेना ज़रूरी नहीं है सबका। ये कहा जा रहा है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक्सेप्ट करते हैं इजराइल को, तो उनकी जान को ख़तरा है। और जान को ख़तरा वो दूसरे देशों की तरफ से बता रहे हैं, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का जो लेखक हैं, बड़े लेखक हैं अरबी ही, वो मानते हैं कि ये दरअसल उनको बाहर से ख़तरा नहीं बल्कि अपने ही भाइयों से ख़तरा है। जिस तरह 1975 में हत्या की गई थी, गोली मार दी गई थी, उसी तरह अपने ही परिवार द्वारा गोली मार दी गई थी, उसी तरह मोहम्मद बिन सलमान को अपने ही लोगों, अपने ही ख़ानदान से ख़तरा है, किसी बाहरी ख़ानदान से ख़तरा नहीं है। यानी कि यहाँ ये देखा जाता है कि अगर दिखता है कि पब्लिक सेंटिमेंट जो है इनके खिलाफ जा रहा है, तो उसमें फिर दूसरा जो घर का फ़र्द है, जो सेकंड दावेदार हो सकता है बादशाहत का, उनके लिए मौका हो जाता है, मौका फराहम हो जाता है। तो शायद अपने आप को छुपाने के लिए दिखाया भी जा रहा है कि मैं जा भी सकता हूँ, मजबूरी में जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। इस तरह के बयानबाजियाँ मेरे ख्याल से सऊदी अरब की जो पुरानी साख थी, या उनके जो उम्मीद करने वाले लोग थे कि इस्लाम को लीड करने वाले हैं और बैतुल मुक़द्दस को आज़ादी की लड़ाई में बाकायदा लड़ा जा रहा है, तो वो सब ख्याल मेरे ख्याल से अब दूर हो गए होंगे। अलबत्ता सभी की सिचुएशन हमें ऐसी ही दिखाई दे रही है। मतलब ये हम बात जो कर रहे हैं वो तमाम दुनिया में जो हालात हैं वो इसी तरह चल रहे हैं कि अब हर कोई अपनी जान बचाने की लगा है और अपने मासी फ़ायदे को देख रहा है। ये जो हमें तमाम दुनिया में जिस तरह अभी आलम इस्लाम एक यकजहती दिखाई दे रही है, आलम इस्लाम खड़ा है, हर हाथ में बैनर है, मुखालफत हो रही है, मगर क्या ये सच्चाई है? क्या ये सच्चाई है कि आलम इस्लाम एक है, सिर्फ कलमे पे लब्बैक कह रहा है, और अब इस्लाम का मामला अगर आता है तो सब एक साथ लब्बैक कहते हैं? मेरे ख्याल से वो इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा अगर मैं ऐसा कहूँ, क्योंकि सच्चाई ये है कि मुस्लिम जगत के 57 देश जिनके अलग अलग ग्रुपों में एंट्री है, अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, कुछ रशिया के साथ हैं तो कुछ चीन के साथ हैं, तो कुछ अमेरिका के साथ हैं, तो कुछ ब्रिटेन और फ्रांस के साथ हैं। ये पूरा का पूरा खेमा किसी दूसरे तरीके से दूसरे देशों के साथ जो है वो बटे हुए हैं। जैसे अभी आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि पाकिस्तान और ईरान वो चीन के खेमे में खड़ा है, और अगर हम देखें इस वक्त तुर्की और बहुत सारे जो मध्य एशिया के दूसरे देश हैं, चाहे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तमाम मुस्लिम कंट्री जो रूस से अलग हुए थे वे रूस के साथ खड़े हुए हैं। जो गल्फ़ का मामला जो अरबी हम आते हैं, जिसमें से सऊदी अरब है, कुवैत है, या फिर इसी के अलाई बहरीन और यूएई है, ये आज की तारीख में इनमें से कुछ इजराइल के साथ खड़े हो गए हैं, कुछ अमेरिका के साथ बहुत लंबे समय से, अपने वजूद के समय से चले आ रहे हैं। तो बिल्कुल यानी कि किसी एक जगह पर, जबकि हर किसी ने
मुसलमान को टारगेट किया है, इस्लाम को टारगेट किया है, और ये कभी एक प्लेटफॉर्म पर आए नहीं हैं। तो हम सिर्फ जो है एहतजाज करने के लिए दुनिया भर में ज़रूर सेंटिमेंट दिखा सकते हैं कि तमाम मुसलमान एक हैं, मगर ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि अलग अलग देश अलग अलग खेमों में खड़े हैं। वो अपने सहूलियात देखते हैं, अपने अपने मुनाफे देखते हैं, अपनी हिफाजत देखते हैं और अपनी बादशाहत देखते हैं। ये कड़वी सच्चाई है जो कि आसानी से, यही वजह थी कि सबको अपनी सत्ता चाहिए थी, जिस वजह से खिलाफत उस्मानिया टूट गई थी। अब खिलाफत उस्मानिया का रिवाइवल के डर से हर कोई किसी एक ना हो जाए, यानी कि खिलाफत का ऐलान ना हो जाए, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो तुर्की के ख़िलाफ़ ही खड़े हो गए हैं। और वो तमाम एंटी खिलाफत जितने भी सेंटिमेंट हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा, यूरोप में भी कोई नहीं चाहेगा कि खिलाफत का ऐलान हो, वो यूरोपियन देशों पे फिर से क्लेम करे तुर्की, और तुर्की जो है वो अफ्रीकन देशों पे फिर से क्लेम करे। कोई नहीं चाहेगा अरब के देशों पे क्लेम करे, ये कोई भी इसकी इजाज़त नहीं देगा। इसीलिए तमाम लॉबी, चाहे वो आदि मतलब क्रिश्चियन हो, चाहे वो फिर मुस्लिम हो, ये सब एक जोड़ में जुड़ते हुए आपको नज़र आएंगे और ये तुर्की के ख़िलाफ़ होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि तुर्की इन देशों पर अपने होने का क्लेम करेगा। तो हम ये कहें कि हम जो है शार्ली एब्दो या कार्टून को लेकर जिस तरीके से तमाम दुनिया में, ख़ास तौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश में बहुत जोश देखा जा रहा है, ये तमाम जो जोश है और ये जो तमाम सूरत हाल है आवाम की है, और ये सिर्फ एक दिखावा है। इसमें कोई मुस्लिम जगत इकट्ठा होकर खड़ा हो जाएगा या इस पर साथ आएगा, ये बात मैं नाज़रीन आपका हौसला तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ हकीकत बयानी कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने देशों में अपने देशों की सत्ताओं को मजबूर करेंगे कि आपको एक होना चाहिए, तभी हो सकता है, वरना तमाम गवर्नमेंट के अलग अलग खेमे में अलग अलग इंटरेस्ट पाए जाते हैं। आप लोगों के एहतजाज करने से कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि तमाम दुनिया के देश जानते हैं, उनकी एजेंसियां आपके दिमाग का ब्रेन मैपिंग करती हैं और आपका सर्वे करके वो हकीकत को जानती हैं। दरअसल बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड, हाईली बुद्धिजीवियों को तमाम दुनिया के देशों का, मुस्लिम देशों के लोगों को सामने आना चाहिए। हमें तरक्की की तरफ जाते हुए लोगों को एक राह दिखानी होगी। पहले तो तुम्हारे बुद्धिजीवी एक प्लेटफॉर्म पर आए, फिर उनको जनता फॉलो करे। जब जनता फॉलो करेगी तो आपके प्रेसिडेंट और बादशाह और आपके प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे, तब कोई एक दिशा हो सकती है। और ये आधी दुनिया जो मुसलमान अपने आप को कहती है, इनकी कोई ताकत या वजूद दिखाई दे सकता है। ये सिर्फ एहतजाज में दिखना अलग बात है, और गवर्नमेंट का जो एक्ट होता है, एक्ट ऑफ एक्शन, वो बिल्कुल अलग बात है। और ये तमाम बुद्धिजीवी दुनिया जानती है कि ये सिर्फ बातों तक शुरू होगी, बातों तक ख़त्म हो जाएगी, और इसके पीछे वो सेंटिमेंट को एनकैच कर लेंगे, अपने लोगों को एक कर लेंगे, और अपने जो उसके पीछे उनके छुपे हुए हित होते हैं उनको साध लेंगे, और हम सिर्फ इस्तेमाल का एक औजार बन के रह जाएंगे। यानी मैं ये कहता हूँ कि हमें बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए। जो भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कहेगा तो उसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, मगर यही यकजहती अगर 57 मुल्कों में दिखाई देगी, जो कि नहीं देगी, क्योंकि पिछले अगर OIC का इतिहास उठा लेंगे तो एक जगह भी OIC के मेंबर ज़रूर हैं, मगर इनके खेमे बटे हुए हैं, वो भी ऐसे देशों के जो आपस में प्रतिद्वंदी हैं, जो आपस में एक दूसरे का बैर रखते हैं। इसी तरह ये खेमे मुसलमान देशों के बटे हुए हैं। ये न कल एक छत के नीचे थे, न आज एक छत के नीचे हैं, न कल होने की उम्मीद नज़र आ रही है। तो अभी मुसलमानों से वार होती हुई नज़र आ रही है। ये कैसे होगी, कब तक होगी, ये मैं नहीं कह सकता, मगर फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि मुसलमानों की और यूरोपियन कंट्री की वार नहीं, बल्कि मुसलमान वर्सेस मुसलमान वार होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर कारसाज है, और उसकी चाल वो बेहतर समझ सकता है। मैं फ़िलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही आप तक पहुंचा पाया हूं। अगर ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम फिर करेंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।